फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले हमने ये रिपोर्ट किया था कि कैसे चाइना ने अपने J-20 इंडियन बॉर्डर से खाली 150 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किए हैं और कैसे इंडिया का काउंटर उनसे 200 किलोमीटर की दूरी पर तैनात रफाल एयरक्राफ्ट है। तो रफाल और J-20 को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं। इवन एक डेडिकेटेड वीडियो भी हम इस पर बना चुके हैं, जहाँ पर हमने बताया था कि नॉर्मल कैपेबिलिटी में कैसे J-20 के पास एडवांटेज रहेगा, चाहे यहाँ पर हम सेंसर्स की बात करें या फिर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। लेकिन अगर ज्योग्राफी को एक फैक्टर के तौर पर देखें तो ग्राउंड थोड़ा इवन हो जाता है, क्योंकि माउंटेनस रीजन होने की वजह से टेरेन मास्किंग का एडवांटेज रहता है, जिसकी वजह से अगर एयरक्राफ्ट लो फ्लाई कर रहा है तो एनिमी का रडार टारगेट को आसानी से पिकअप नहीं कर पाएगा। और विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में रफाल को क्लियरली मनोरेबिलिटी से एडवांटेज है। साथ ही साथ ऑन बोर्ड जो पैसिव सेंसर्स हैं उनसे एयरक्राफ्ट को इजीली ट्रैक किया जा सकता है। तो अगर लड़ाई 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है तो ग्राउंड थोड़ा इवन हो जाता है, क्योंकि तब पैसिव सेंसर्स को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है टारगेट को ट्रैक करने के लिए, जो कि स्टेल्थ से आ रहे एडवांटेज को हटा देता है। पर इस पर्टिकुलर रीजन के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि रफाल के साथ हम यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सिनेरियो को कंसिडर करते हैं जहां पर एनिमी एयरक्राफ्ट हायर एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता हुआ आ रहा है, जो कि माउंटेनस टेरेन के भी ऊपर है, तो आपको उसे एंगेज करने के लिए हायर एल्टीट्यूड पर जाना पड़ेगा, क्योंकि BVR मिसाइल्स के लिए भी जो एंगेजिंग रेंज है वो कम हो जाती है अगर टारगेट हायर एल्टीट्यूड पर हो और मिसाइल को लोअर एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा रहा हो। मिसाइल की मैक्सिमम रेंज आपको हायर एल्टीट्यूड से ही मिलती है। तो इस तरीके की कंडीशन में जहाँ पर टेरेन का फ़ायदा उठाना मुश्किल हो जाए, J-20 को क्लियरली एडवांटेज मिल जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रफाल ट्रूली J-20 को काउंटर कर सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। ऑल्दो J-20 को लेकर भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो J-20 की परफॉर्मेंस है वो हम वही मानकर चल रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में है। तो यहाँ पर कई लोगों के सवाल ये थे कि अगर रफाल से पूरी तरीके से J-20 को काउंटर नहीं किया जा सकता तो क्या हमें कोई 5th जनरेशन फाइटर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि AMCA को सर्विस इंडक्ट होने में कम से कम 8 से 10 साल लगने वाले हैं और तब तक हम इस बड़े डिसएडवांटेज के साथ नहीं रह सकते। इवन पाकिस्तान द्वारा भी 5th जनरेशन फाइटर जो कि J-31 है इंडिया से पहले एक्वायर किया जा सकता है। तो क्या हमें पाकिस्तान को देखकर ही अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या फिर चाइना के अगेंस्ट भी हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए? इवन जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी उनके द्वारा भी ये सजेस्ट किया गया था कि इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर के प्रोक्योरमेंट पर विचार करना चाहिए। हाँ, ये बात और है कि वो इंडिजिनस प्रोग्राम्स में हो रही डिले को एड्रेस करने के लिए था, पर हमें ऐसा पर्सनली लगता है कि एज एन इंटरिम सॉल्यूशन 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को देखा जा सकता है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो दो बड़े ऑप्शंस नज़र आते हैं। पहला रशियन Su-57 है, दूसरा अमेरिकन F-35 है। कैपेबिलिटी में बात करें तो दोनों ही एयरक्राफ्ट J-20 को टक्कर देने में सक्षम होंगे। सेंसर्स के मामले में F-35 ज़्यादा एडवांस पड़ेगा, लेकिन मल्टी रोल कैपेबिलिटी आपको Su-57 की ज़्यादा बेहतर मिलेगी। ऑल्दो F-35 के ऑफ़र की बात करें तो वो चीज़ भी फ़िलहाल क्वेश्चन में है। कई जगह ये कहा जा रहा है कि US द्वारा हो सकता है इंडिया को ये ऑफ़र कर दिया जाए, लेकिन फिर इसका काउंटर ये आता है कि टर्की को S-400 की वजह से ये एयरक्राफ्ट डिनाई किए गए थे, तो इंडिया को ये क्यों ऑफ़र करेंगे। ऑल्दो ग्रीस द्वारा F-35 लिए जा रहे हैं जबकि वो S-300 ऑपरेट करते हैं। बाकी टर्की नेटो एलाई भी है, तो वहाँ पर डेटा लिंक शेयरिंग होती है, जिसकी वजह से हो सकता है US द्वारा पीछे हटा गया हो। बट अगेन ग्रीस भी नेटो का पार्ट है और वो S-300 ऑपरेट करते हैं। तो इंडिया के लिए इंडिया स्पेसिफिक F-35 को ऑफर किया जा सकता है, जिसमें जो सेंसिटिव सेंसर्स है या फिर वो टेक्नोलॉजी है जो US इंडिया के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, वो हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर सकते हैं। इजरायली F-35 के साथ भी यही किया गया है। तो ये एक ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है। बाकी इंडिया और US के बीच में जो कोऑपरेशन का लेवल बढ़ा है उसको देखते हुए ये चीज़ पॉसिबल नज़र आती है। वहीं पर बात करें Su-57 की, तो Su-57 के खाली लिमिटेड नंबर ही सर्विस में इंडक्ट हुए हैं और जो नए इसदिलिए 30 के साथ एयरक्राफ्ट को सर्विस में इंडक्ट होना था वो अभी पेंडिंग है। ऑल्दो आने वाले कुछ समय में ये चालू हो जाएगा, जिसके बाद Su-57 अपनी पूरी कैपेबिलिटी में फ्लाई करेगा। Su-57 के साथ फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं होगी, हमको उस प्लेटफॉर्म के साथ पूरी फ्रीडम मिलेगी, तो वहाँ पर हम अपने इंडिजिनस वेपन्स को भी इंटीग्रेट करने पर काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली MRFA के अंतर्गत ही हम इन प्लेटफॉर्म्स को एज एन इंटरिम सॉल्यूशन लिमिटेड नंबर में कंसीडर कर सकते हैं, और हमें ऐसा लगता है पर्सनली कि करना भी चाहिए, क्योंकि AMCA को आने में अभी समय है और स्ट्रेटजिकली हम डिसएडवांटेज में रह सकते हैं
अगर आप यहाँ पर और ज़्यादा समय लगाएं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।